गुड मॉर्निंग गाइस। मैराथन क्लास के 10वें दिन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आज है ना कुछ हम अलग से जो क्यूज वगैरह है जो आई थिंक आपने पीडीएफ देखा होगा। करीबन 30 क्वेश्चन का मैंने पीडीएफ पर डाला हुआ है जो एग्जाम ओरिएंटेड है ना। आज जेएनक्यू का पेपर भी है तो उसमें भी काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, होपफुली मिल सकता है ना, क्योंकि उसको प्रेडिक्ट करके बनाया गया है। मिले या ना मिले वो तो बात का मैटर रहेगा, लेकिन हाँ कि ये क्वेश्चन आपको मतलब जो फर्दर एग्जाम रहेंगे या तो जेएनके भी उसमें डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। आज हम देखेंगे लास्ट में रिव्यू लेंगे बच्चों से कि कितना क्या वहाँ पे देखने को मिला। तो उसी क्यूज को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आज के सेशन में गाइस, ठीक है। तो होपफुली इस क्यूज आप सीरीज तक लास्ट तक बने हुए रहिए। 150 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो एक्चुअली क्लास में जब मैं करवा रहा था तो वहाँ पे मैंने 100 करवा दिए थे और 150 के आगे आप लोग देख सकते हो वहां पे। और बाकी जो आप लोग रहेंगे, आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग 1 से लगा के पूरे 300 तक कीजिएगा इस, ठीक है। तो देखो सबसे हमारा आज का जो हमारा फर्स्ट क्यूज है गाइस 150 नंबर का है कि इन 1968 के लिए हम बात करेंगे तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना वाज हनर्ड विद द नोबेल प्राइज फॉर जेनेटिक कोड। मतलब इनको क्या दिया गया था, जेनेटिक कोड में एक नोबेल प्राइज दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बताओ जेनेटिक कोड के लिए जो नोबेल प्राइज दिया गया था उसको मतलब कौन से साइंटिस्ट को दिया गया था जो सम्मानित किया गया है यहाँ पे। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे दिन बात करेंगे कि क्रॉप रेगुलेशन इन गोवा, टेकिंग ऑफ विंटर क्रॉप इन स्टेट ऑफ रेनिंग सीजन, है ना। तो ध्यान रखने यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्रॉप जो रेगुलेशन करना चाहिए गोवा में आप लोगों को विंटर क्रॉप में लेना चाहिए। यदि विंटर क्रॉप में लेना चाहिए गोवा में रेनिंग सीजन के बजाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोवा को आप लोगों को रेनिंग में नहीं लगाना चाहिए, आप लोग कब लगाना चाहिए वहाँ पे जो विंटर सीजन होगा तो विंटर सीजन में प्रॉपरली क्रॉप को वहाँ पे लगाना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। गोवा में देखिए इस गोवा में क्या होता है, एक डिसीज पूछता है अधिकतर गोवा में, वो कौन सा होता है, ब्राउनजिंग डिसीज होता है। इसलिए पूछता है कि गोवा में जो ब्राउनजिंग होता है ब्राउनजिंग किस कारण से होता है। तो ध्यान रखना गोवा में जो ब्राउनजिंग होगा वो किस कारण से होता है, जिंक की डिफिशियंसी के कारण होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि गोवा में जो ब्राउनजिंग होगा वो किसी कारण से होता है, जिंक डिफिशियंसी के कारण होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस कि जो गोवा का जो कैंकर होता है, गोवा का जो कैंकर होता है वो किस कारण से होगा। तो ध्यान रखना कि गोवा का जो कैंकर होता है वो किस कारण से होता है, फंगस के कारण होगा। अरे किस कारण से होगा, फंगस के कारण होगा। और उस फंगस की यदि हम बात करेंगे तो फंगस का नाम क्या होता है, पेस्टोलोनिया पिसिडी होगा। देख लो इसको, पेस्टोलोनिया पिसिडी, ठीक है। तो देखो जहाँ पे भी कैंकर आता है ना तो कैंकर वैसे तो किसके लिए होता है, बैक्टीरिया के लिए होता है। कैंकर की हम बात करेंगे तो कैंकर किसके लिए होता है, बैक्टीरिया के लिए होगा। बट गोआवा कैंकर जरूर ध्यान रखना कि गोआवा कैंकर जो होता है किस कारण से होगा, फंगस के कारण होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ट्रिपल स्टार मार के बना लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे जो क्यूज है विप्टेल डिसीज ऑफ कॉलीफ्लावर। मतलब विप्टेल में जो कॉलीफ्लावर में डिसीज होता है, विप्टेल डिसीज गैस किस कारण से होता है, फंगस के कारण होता है। या तो फंगस नहीं देगा तो फिर क्या आएगा, मोलिबेन डिफिशियंसी रहता है। बट गैस इसका ऐसा क्वेश्चन कई बार देखा गया है पीएचडी एग्जामिनेशन में स्पेशली कि विप्टेल डिसीज ऑफ जो कॉलीफ्लावर होता है किस कारण से होगा। तो ध्यान रखना कि जो विप्टेल डिसीज ऑफ जो कॉलीफ्लावर होता है फर्स्ट के दिन हम बात करेंगे तो क्या आएगा आपका, फंगस, मतलब फंगस के कारण होगा। यदि वहां पे मोलिब्डेनम भी दिया रहेगा और आयरन डिफिशियंसी दिया है और जिंक डिफिशियंसी दिया है, और आपको पूछे कि विप्टेल ऑफ कॉलीफ्लावर किस कारण से होता है, आपको फंगस भी दिया है, मोलिब्डेनम भी दिया है, आयरन भी दिया है और जिंक भी दिया है। तो ध्यान रखना आप लोगों को वहां पे क्या लगाना है, फंगस की डिफिशियंसी लगाना है ना। फंगस की डिफिशियंसी नहीं, एक्चुअली फंगस अटैक करता है, सॉरी, फंगस वहां पे अटैक करता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मोलिब्डेनम का जो ग्रुप पीएच होता है, मोलिब्डेनम कहाँ से पाया जाता है भाई, 7 से लगा के 40 तक पाया जाता है। और फंगस जो ग्रो ग्रो करेगा वो 0 से 7 पीएच पे ही पाया जाएगा। स्पेशली यदि हम बात करें तो 4.5 के दिन बात करेंगे तो 4.5 के जो ऊपर पाया जाता है वो क्या होता है, फंगस होता है वहाँ पे, है ना। और मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी कहाँ पाएंगे, यहाँ पे पाएगी ना। भाई मोलिब्डेनम पाया तो यहाँ पे जाता है लेकिन कमी यहाँ पे पाई जाएगी, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, फंगस पाया जाता है। कैसे बोल सकते हैं कि विप्टेल ऑफ द कॉलीफ्लावर होता है, कौन सी कंडीशन में सुटेबल होता है, एसिड अल्कलाइन, तो क्या बताओगे कि विप्टेल ऑफ द कॉलीफ्लावर होता है कौन सी कंडीशन में सुटेबल होता है, जो एसिड सॉइल होती है तो एसिड सॉइल के लिए क्या होता है, सुटेबल होता है, मतलब उसके लिए फेवरेबल होता है, वहां पे लग जाएगा। इंपॉर्टेंट डिसीज है विप्टेल ऑफ कॉलीफ्लावर, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखो नेक्स्ट है, हम डिसीज की हम बात करेंगे, क्या बोल रहा है
कि द फॉल स्मेल ऑफ करनाल बंटर इन्फेक्टेड फील्ड इज ड्यू टू ट्राइमेथाइल एमाइन। एक डिसीज होता है गाइस करनाल बंटर, है ना। ये करनाल बंटर जो होता है गाइस गेहूं में अटैक करेगा। किसमें अटैक करता है? जो व्हीट क्रॉप होती है, तो व्हीट क्रॉप में क्या होता है सबसे ज्यादा मेजरली अटैक करता है करनाल बंटर की हम बात करेंगे। तो ये जो करनाल बंटर होता है गाइस, इसमें क्या होता है कि जो फॉल वगैरह होता है वो सड़ने लगता है। तो सड़ने के कारण क्या होता है वहाँ पे फिश जैसा स्मेल होता है, और फिश जैसा जो स्मेल होता है वो किस कारण से होता है? ट्राइमिथाइल अमाइन के कारण होगा। ध्यान रखना यदि पूछेगा तो किस कारण से होगा? ट्राइमिथाइल अमाइन के कारण होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखिए, है ना। क्या देखा आप लोगों को? ट्राइमिथाइल एमाइन। और इसको जो डिस्कवर किया था करनाल बंटर को किसने किया था? मित्रा ने किया था। क्या था? मित्रा ने किया था। कब किया था? 1931 में इसको डिस्कवर किया था, मित्रा के द्वारा किया गया था। करनाल हरियाणा में ही किया गया था इसको, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसा डिसीज है गाइस, आप सबने देखा भी होगा बहुत सारे डिसीज क्या होते हैं, जैसे सीड बर्न होते हैं। जैसे हम अर्गेटोपर्ल मिलेट की हम बात करेंगे तो सीड बर्न होता है ना। यदि हम बात करेंगे टिक्का की हम बात करेंगे तो टिक्का कैसा होता है? सॉइल बर्न होता है। बट यदि हम इसकी यहाँ पे बात करेंगे, इसकी ये जो आपका क्या होता है करनाल बंटर व्हीट होगा, तो करनाल बंटर जो व्हीट होता है ना, ये तीनों के द्वारा होता है। मीन्स क्या होगा कि भाई सीड बोर्न भी होता है, ठीक है, सॉइल बोर्न भी होता है, और क्या होता है? एयर बोर्न भी होगा। सीड बोर्न, सॉइल बोर्न, एयर बोर्न तीनों होता है गाइस। इस कारण से ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा सॉरी बहुत ही ज्यादा क्या रहेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहता है, ठीक है। इसको यहाँ पे ध्यान रखना। आगे हम बात करेंगे कि द ब्लैक कलर ऑफ ब्लैक सॉइल ड्यू टू प्रेजेंट मैग्नीज क्ले मिनरल, है ना। और एंड क्या दिया है? ऑर्गेनिक मैटर। मतलब यदि पूछेगा बताओ, जैसे ब्लैक सॉइल मतलब ब्लैक कलर, जो ब्लैक सॉइल होती है, तो ब्लैक सॉइल का ब्लैक कलर किस कारण से होता है? ड्यू टू, यदि पूछता है तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक टर्म ध्यान रखना, टाइटेनोफेरस मैग्नेटाइट। क्या लिखोगे? टाइटेनोफेरस मैग्नेटाइट। ये जो टाइटेनोफेरस जो मैग्नेटाइट होता है ना गाइस, इसके कारण क्या होता है कि जो ब्लैक सॉइल होती है, तो ब्लैक सॉइल का ब्लैक कलर होता है। मतलब ये जो पॉइंट होता है, ये क्या रहता है? बहुत ही ज्यादा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पूरा ब्लैक कलर के लिए। इसको ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। यदि पूछेगा बताओ ब्लैक सॉइल जो होता है, ब्लैक सॉइल का ब्लैक कलर किस कारण से होता है? तो ब्लैक सॉइल का जो ब्लैक कलर होता है वो किस कारण से होता है? टाइटेनोफेरस मैग्नेटाइट के कारण होगा। ये किस कारण से होगा? टाइटेनोफेरस मैग्नेटाइट के कारण क्या होगा? जैसे पूछेगा कि रेड सेल का रेड कलर किस कारण से होता है? तो रेड सेल का जो रेड कलर होता है वो किस कारण से होता है? व्हाइट डिफ्यूजन ऑफ आयरन। व्हाइट डिफ्यूजन ऑफ आयरन, देख रहे इसको, व्हाइट डिफ्यूजन ऑफ आयरन। मतलब ये जो कलर होता है ना, इसको ध्यान रखना, पूछेगा कि रेड सोल का रेड कलर किस कारण से होता है? तो व्हाइट डिफ्यूजन ऑफ आयरन। ब्लैक सोल की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है? आपका एमएन आ जाता है, और क्ले मिनरल, ये सारे के सारे इसमें यहाँ पे आ जाएंगे, जिसके कारण में यहाँ पे बनेगा। और गाइस ध्यान रखना कि जो ब्लैक सॉइल होती है मोस्टली क्या होती है? फर्टाइल पाई जाती है। और यदि पूछेगा ब्लैक सॉइल जो होता है कौन से ऑर्डर में पाई जाएगी, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक सॉइल जो होता है वो कौन से ऑर्डर में पाई जाती है? वर्टिसॉल में पाई जाती है। ये कैसे पाई जाती है? वर्टी सॉइल के अंतर्गत पाई जाएगी। और ब्लैक सॉइल का सबसे ज्यादा जो एरिया होता है गाइस, वो कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में होता है। यदि महाराष्ट्र नहीं दिया तो देन वहां पे क्या आएगा आप लोगों का? एमपी आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी पॉइंट बताए थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कीजिए। मिल्क फीवर की हम बात करेंगे, जो एनिमल में डिसीज होता है गाइस, यदि हम बात करेंगे रूमिनेंट वगैरह की हम बात करते हैं, एनिमल को रूमिनेंट भी बोलते हैं। तो जो एनिमल की यदि हम बात करेंगे तो एनिमल में क्या होता है गाइस? एक मिल्क फीवर डिसीज होता है, जो किस कारण से होता है? कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होगा। अरे किस कारण से होता है? कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होता है। इसको यहाँ पे जरूर ध्यान रखना। रिप्रोसेस किलिंग प्यूपा इनसाइड द कोकून टर्म, तो स्टेपलिंग ध्यान रखना गाइस, एक स्टेपलिंग टर्म होता है। जब क्या होता है कि हम लोगों को सेल कवर में से जब हम लोगों को कोकून निकालना रहता है, तो जब क्या होता है उसकी एक स्टेज आती है प्यूपा स्टेज। तो प्यूपा स्टेज में क्या होता है गाइस? ये कोकून के अंदर क्या रहता है? इसके अंदर ये सिल्क मोथ है, इसके अंदर सिल्क मोथ है। तो ये सिल्क मोथ क्या करेगा कि इस कोकून को बाहर निकलने के लिए, मतलब वो तो एडल्ट में कन्वर्ट होगा, तो जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा तो पहले क्या करेगा? वो इतने पोर्शन को खाएगा, इतने पोर्शन खाएगा। तो ह्यूमन क्या करेगा कि भाई इसको अपने बेनिफिट के लिए क्या करेगा कि इसको यहाँ पे किलिंग कर देता है, मतलब गर्म पानी में इसको यहाँ पे उबलता है, या तो कोट दे देगा, हीट दे देगा, है ना। तो जिसके कारण से क्या होता है, इसका जो सिल्क जो प्यूपा वगैरह होता है उसके वहाँ पे क्या होती है? डेट हो जाती है, कि ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे क्या हो सके? एक सिल्क प्राप्त हो सकेगा। तो ध्यान रखना कि उसको बॉईल करने की जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? आपका स्टिपलिंग कहलाता है। और जो बॉईल होने के बाद उसको हम निकालेंगे तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? ड्रिलिंग कहलाता है। ध्यान रखना, ड्रिलिंग जो होता है, मतलब जो मरे हुए जो कोकून वगैरह होता है उसके अंदर जो रहता है
तो इस कोकून से क्या होता है गाइस, जब रेशा निकाला जाता है, फाइबर को एक्सट्रैक्टेड किया जाता है, तो वो जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, रिलिंग कहलाता है। अरे क्या कहलाता है, रिलिंग कहलाता है। इसको जरूर ध्यान रखना है, ये जो क्वेश्चन रहेगा सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया गया है। आगे हम बात करेंगे, थिग्मोट्रॉपिज्म इज एग्जांपल ऑफ कूलिंग गार्डन पे अराउंड एनी स्ट्रक्चर, है ना। आपने देखा होगा इसकी जो गार्डन पे होता है, जो स्वीट पी वगैरह होता है, जब इसको हम प्रिजर्वेशन करके रखते हैं, तो ये सबसे एक अच्छा एग्जांपल माना जाता है, टिग्मोट्रॉपिस का एग्जांपल माना जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे कि जो सोरगम रिसर्च सेंटर होगा, तो सोरगम, सॉरी यहाँ पे डायरेक्टरेट दिया है इसका, कि डायरेक्टरेट ऑफ सोरगम रिसर्च जो कहाँ पे है, हैदराबाद में। थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की जो C3 प्लांट होते हैं और C3 प्लांट, C4 प्लांट होते हैं। सबसे पहले देख लो गाइस, यदि आप लोगों को नहीं पता है कि C4 प्लांट कौन से होंगे, तो C4 प्लांट कौन से होते हैं, सोरगम, और बताओ, मेज, वेरी गुड, और सुगर केन, वेरी गुड, और बताओ, और क्या हो जाएगा, सोगम मेज, सोरगम मेज, सुगर केन, और क्या हो जाता है, पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट। मतलब ये जो होता है एक अमरेंथस भी होता है ना? मतलब ये सभी के सभी यदि हम बात करेंगे तो ये किसमें आते हैं गाइस, ये C4 प्लांट होंगे, और बाकी सारे क्लोज हो जाएंगे, C3 प्लांट बच जाएंगे। पाइनएप्पल वगैरह देख लेना भाई, पाइनएप्पल के कैसे के प्लांट होते हैं। तो C3 प्लांट का पूछेगा कि C3 प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, तो क्या बनता है, PGA बनेगा, फास्फोग्लिसरिक एसिटिक एसिड। क्या बनेगा, फास्फोग्लिसरिक एसिटिक एसिड। और C4 की यदि हम बात करेंगे तो C4 में क्या बनता है, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पूछा जाएगा, बताओ कि C3 प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, तो क्या है, PGA। और C4 प्लांट का फर्स्ट जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको यहाँ पे ध्यान रखना। नाइट्रोबैक्टर इज कन्वर्ट नाइट्राइट टू नाइट्रेट, ध्यान रखना। सबसे पहली बात गाइस यदि हम बात करेंगे, आपका क्या होता है कि जो NO2 होगा, तो NO2 से जब NO3 बनेगा, तो यहाँ पे पूछेगा कौन सा वेक्टर यहाँ पे काम करेगा, तो यहाँ पे कौन सा काम करता है, नाइट्रोबैक्टर काम करता है। देख लेना इसको, यहाँ पे जो काम करेगा वो काम कौन करता है, नाइट्रोबैक्टर करेगा। इसके पहले भी गाइस क्या था कि जो NH3 था, ये NH3 जो कन्वर्ट हुआ, वो किस में कन्वर्ट हुआ है, NO2 माइनस में कन्वर्ट हुआ है। ये भी ध्यान रखना, NO2 माइनस से माइनस है, ये होता है आपका नाइट्राइट होगा। भूलना मत बेटा, वेरी इंपोर्टेंट है, ये होता है नाइट्राइट। और NO3 जो होता है क्या होता है, नाइट्रेट होता है। NO3 क्या होता है, नाइट्रेट होता है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि जब NH3 से, या तो NH3 से जब NO2 माइनस में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया काम करेगा, तो यहाँ पे करता है नाइट्रोसोमोनास। देख लो, नाइट्रोसोमोनास। और जब नाइट्राइट से जब नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, तो वहाँ पे कौन काम करता है, नाइट्रोबैक्टर काम करेगा। और गाइस आप सभी को पता है कि सभी प्लांट जो रहते हैं नाइट्रोजन को कौन से फॉर्म में अपटेक करते हैं, मैक्सिमम जो प्लांट होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट नाइट्रोजन को Na3 को फॉर्म में क्या करते हैं, अपटेक करेंगे। बाकी दूसरे प्लांट की हम बात करेंगे भाई, जैसे क्या हो जाता है आपका, राइस वगैरह हो जाता है। तो राइस जो होता है नाइट्रोजन को कौन से फॉर्म में अपटेक करता है, जब बात करेंगे तो अमोनियम के फॉर्म में अपटेक करता है, NH4 प्लस, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, NH4 प्लस ग्रुप में क्या करता है, उसको अपटेक करेगा। तो ये वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। एम राम कृष्णयान वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। ध्यान रखना, मैंने पूछेगा नाबार्ड जो होता है, मैंने कब स्टेबलाइज हुआ था गाइस, तो 12 जुलाई 1982 को स्टेबलाइज हुआ था। और इसके फर्स्ट जो चेयरमैन है वो कौन है, एम रामकृष्ण है ना, एम रामकृष्णैया, है ना, इसके फर्स्ट चेयरमैन वगैरह है। और कमेटी की जब हम बात करेंगे, कौन सी कमेटी के अंतर्गत आया था, तो कौन सी कमेटी के अंतर्गत आया था, शिवा रमन कमेटी के अंतर्गत स्टेबलाइज हुआ था। गाइस अलग अलग कमेटियां वगैरह होती है, जैसे केवीके की हम बात करेंगे भाई, जो कृषि विज्ञान केंद्र होगा कौन सी कमेटी के अंतर्गत आया था, तो कृषि विज्ञान केंद्र जो होगा कौन सी कमेटी के अंतर्गत आया था, मोहन सिंह मेहता कमेटी के अंतर्गत आया था। यदि पूछेगा बताओ आपका, जो पंचायती राज्य होता है, पंचायती राज्य कौन सी कमेटी के अंतर्गत आया था, तो जो पंचायती राज्य जो आया था वो भी कौन सी कमेटी के अंतर्गत आया था, तो पूछता है, तो वो बलवंत राय मेहता कमेटी के अंतर्गत आया था। अरे कौन सी कमेटी के अंतर्गत, बलवंत राय मेहता कमेटी के अंतर्गत उसको लाया गया था। ठीक है, लेकिन नाबार्ड अगर पूछेगा तो शिवानंद कमेटी के अंतर्गत उसको स्टेबलाइज किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, नाबार्ड का पूछता है तो कहाँ पे होता है, मुंबई में होगा। नाबार्ड की जब बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, मुंबई में होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग कमीशन, ध्यान रखना, प्लानिंग कमीशन के जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो होते हैं, ऊपर होते हैं
प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, अभी प्रेजेंट में पूछेगा तो प्लानिंग कमीशन तो नहीं है, क्योंकि क्या हुआ था गाइस कि जो प्लानिंग कमीशन है, तो प्लानिंग कमीशन का नाम 1 जनवरी 2015 को, है ना, 1 जनवरी 2015 को इसका जो नाम रखा गया, वो नाम क्या रखा गया, नीति आयोग रखा गया। और क्या नाम रखा गया, नीति आयोग। तो एन से इसका फुल फॉर्म लिख लेना, नीति का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। इसका इसके फुल फॉर्म है ना, नीति आयोग। ये तो पूछा भी जा चुका है, नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। और कब स्टेब्लाइज हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। ये प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके रखा गया, है ना। तो अभी यदि हम बात करेंगे, तो अभी इसके चेयरमैन कौन रहेंगे, तो श्री नरेंद्र सिंह मोदी क्या रहेंगे इसके चेयरमैन रहेंगे यहाँ पे, है ना, जो प्राइम मिनिस्टर है, सभी लोग जानते हैं यहाँ पे। इसको यहाँ पे ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्यूज है इसके वाला। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेसेंटेशन इन पपाया ऑक्सिलरी। पूछिएगा बताओ प्लेसेंटेशन जो होता है, मतलब वो किसका एग्जांपल होता है, एक एग्जांपल है जो किसका है, इस पपाया का, मतलब पपाया में देखने को मिलता है, प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है, इसको आप ध्यान रखना। आगे हम बात करेंगे कि एनिल फॉस इज रिकमेंडेड केमिकल वीट कंट्रोल राइस क्रॉप। राइस क्रॉप में पूछा जाता है किसके द्वारा वीट कंट्रोल किया जाता है, तो एनिल फॉस के द्वारा भी किया जाता है। जैसे सब लोग जानते हैं कि गेहूं में जो वीट होता है, तो वीट में क्या लगेगा, जब फ्लेरिस माइनर लगेगा, तो वीट में फ्लेरिस माइनर के कंट्रोल के लिए किसका यूज करते हैं, सल्फोसल्फ्यूरान। और किसका यूज करते हैं, सल्फोसल्फ्यूरान जो होता है, सल्फोसल्फ्यूरान का वहां पे यूज करते थे। पूछेगा तो लिख लेना सल्फोसल्फ्यूरान, लिख लेना कि सल्फोसल्फ्यूरान का कंट्रोल करेंगे। उसके पहले हम करते थे आइसोप्रोटोन फिर 2,4-D, लेकिन रेसिस्टेंट होते गए वहां पे। तो अभी प्रेजेंट में किसका यूज हो रहा है, सल्फोसल्फ्यूरान का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, यदि हम बात करेंगे, एक क्यूबिक मेथड होता है, आपने देखा होगा इस प्रकार से मेथड होता है, जैसे स्क्वायर सिस्टम होता है उसी प्रकार से होगा, लेकिन प्लांट एक इसमें क्या होता है कि बीच में एक एक्स्ट्रा प्लांट फिलअप कर दिया जाएगा। तो बीच में जब एक्स्ट्रा प्लांट फिलअप होता है तो वो क्या कहलाता है, फिलर मेथड कहलाता है, या तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मेथड, या तो उसी को हम बोलते हैं क्यूबिक मेथड हम बोलेंगे। जिसको आप जरूर यहाँ पे ध्यान रखना गाइस। आगे हम बात करेंगे हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम के लिए, हम बात करेंगे क्या बोलेंगे, HYVP की हम बात करेंगे। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम 1965 और 66 में आया था, जरूर ध्यान रखना गाइस। ये स्पेशली किसके लिए चलाया गया था, कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की ग्रीनलेशन क्यों आया था गाइस, कि फूड की शॉर्टेज हो गया था, फूड स्कार्सिटी हो गया था, तो फूड स्कार्सिटी की भरपाई करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन 1965-66 में आया था। तो वहां पे एक प्रोग्राम चलाया गया था गाइस, वो प्रोग्राम कौन सा था, HYVP के लिए हम बात करेंगे। तो HYVP क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम होता है। The cost of production of the crop can be then minimized by using economic principle list cost combination। इसको जरूर ध्यान रखना है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करेंगे, तो इसका जो मिनिमाइज जो होता है, मतलब किसके द्वारा इसको मिनिमाइज कर सकेंगे यहाँ पे, तो एक इसका प्रिंसिपल होता है लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। इसको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइपोजेल इक्विजेल, आप सभी को पता है गाइस कि हाइपोजेल जर्मिनेशन क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं बता दे रहा कि जैसे सपोज करो कि एट द टाइम जर्मिनेशन की हम बात करेंगे, ये सीड है आपके, ये सीड को आपने लगाया, मतलब जर्मिने प्लांटिंग किया इसको, और जैसे आप लोगों ने इसका सोइंग किया, और सोइंग के समय आप देखते हो गाइस कि बहुत सारे सीड ऐसे रहते हैं कि जिसके कोटिलिडन क्या होते हैं, धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं। ये देखो प्लांट यहाँ पे आ चुके हैं और इसके कोटिलिडन ऊपर आ चुके हैं, इसका कोटिलिडन ऊपर, इसका कोटिलिडन ऊपर, इसका कोटिलिडन ऊपर, इसका कोटिलिडन ऊपर। मतलब क्या होता है गाइस, सभी आपके जो डाइकोट सीड होते हैं ना, तो सभी डाइकोट में ये वाला जर्मिनेशन पाया जाता है। डाइकोट मतलब लेग्यूमिनेसी, जो लेग्यूमिनेसी फसलें होती है, तो लेग्यूमिनेसी फसलों में कौन सा जर्मिनेशन होता है, आप लोगों का EPGL जर्मिनेशन होगा। कुछ एक्सेप्शन भी है, मैं बता रहा हूँ 1 सेकंड। और आपने देखा होगा एक और जर्मिनेशन होता है, इस प्रकार से होगा गाइस, ऐसे रहता है यहाँ पे, और इस सीड क्या रहता है, नीचे का नीचे रह जाता है, प्लांट ऊपर चले जाता है यहाँ पे, और सीड जो रहता है पूरा नीचे ही रह जाता है ना। ये देखो सीड पूरा नीचे ही है, यहाँ पे देखो कोटिस के जो कोटिलेडन होते हैं ऊपर चले जाएंगे। सीड जब नीचे ही रह जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन बोलेंगे। कौन सा जर्मिनेशन बोलते हैं, हाइपोजियल। तो देखो थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे कि हाइपोजियल में क्या आएंगे, सभी मोनोकोट सीड आते हैं।
हाइपोजेन में कौन से सीड आएंगे? सभी मोनोकोट। इपिजेल में क्या आते हैं? सभी डाइकोट सीड आएंगे। लेकिन गाइस ध्यान रखना कि इपिजेल में 5 क्रॉप को आप छोड़ देना। 5 क्रॉप के लिए हम बात करेंगे तो 5 क्रॉप कौन सा होता है? तीनों पी वाले। तीनों पी मतलब क्या होता है? पी, ये लेग्यूमिनेसी की है, पी लिख लेना, चिकपी लिख लेना और पिजन पी, है ना? पी, चिकपी, पिजन पी। और एक होता है जीएफ, होता है जीएफ क्या होता है? ग्राउंडनट। और क्या होता है? फ्रेंच बीन, है ना? तो तीनों पी और जीएफ की हम बात करेंगे, मतलब पिजन पी, पी, चिकपी और जीएफ, मतलब ग्राउंडनट और फ्रेंच बीन, है ना? ध्यान रखना, तीनों पी को छोड़ना और जीएफ को छोड़ देना। तीनों पी, पी, चिकपी, पिजन पी, जीएफ, ग्राउंडनट और फ्रेंच बीन। तो इनमें जर्मिनेशन कौन सा होता है? हाइपोजेल होता है गाइस। एक एक्सेप्शन होती है, क्योंकि जर्मिनेशन के एट द टाइम हम बात करेंगे तो इनके जो सीड होते हैं वो नीचे ही रहेंगे, और जिनके सीड नीचे रह जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइपोजेल जर्मिनेशन। जिसके सीड ऊपर आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इपीजेल जर्मिनेशन बोल रहे हैं हम लोग, है ना? तो ध्यान रखना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे है। तो हाइपोजेल जर्मिनेशन देखो बोला है कि सभी मोनोकोट सीड बोला है, चिकपी, पिजन पी, पिजन पी, पी, ग्राउंडनट और राय क्या जगह फ्रेंच बीन होता है। फ्रेंच बीन को हम क्या बोलते हैं? किडनी बीन भी बोलेंगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? किडनी के समान होता है। इपिजल जर्मिनेशन की हम बात करेंगे तो सीड क्या आ जाते हैं, यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे, तो इसको देख लेना आप लोग, अभी जैसे बताया। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी दिया गया है, जैसे कॉटन दिया गया है, सनफ्लावर, टेमारिंड, कुकुम्बर, तो इनमें भी जो जर्मिनेशन होता है वो कौन सा जर्मिनेशन होता है? यहाँ पे इपिजियल जर्मिनेशन ही होता है। आगे हम बात करेंगे मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग क्या होता है। मल्टी स्टोरी मतलब क्या होता है? डिफरेंट हाइट वाले प्लांट जब लगाते हैं, स्पेशली मल्टी स्टोरी जो क्रॉपिंग होता है इसी कहाँ पे की जाती है? जो आपका सदर्न पार्ट तो होता है, जो सदर्न एरिया होता है, जैसे जो केरला होता है, तमिलनाडु वगैरह होता है, तो वहां पे ये खेती की जाती है मल्टी स्टोरी। मतलब पहले क्या होते हैं? छोटे प्लांट लगाते हैं, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, इस प्रकार से लगाते हैं। उनके बीच में हम मतलब खेती भी मतलब कोई शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप लगाना चाहे तो यू कैन इजिली टेक, वहां पे हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इसको ध्यान रखना कि मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग क्या होता है? तो ग्रोइंग प्लांट डिफरेंट हाइट सेम फील्ड और सेम टाइम, मतलब एक ही साथ एक ही फील्ड पे एक ही समय में सेम समान वहाँ पे क्रॉप को लगाना। लेकिन डिफरेंट हाइट वाली क्रॉप को जब हम लगाएंगे तो क्या कहलाता है? आप लोगों का मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग कहलाता है। 71 देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, कि रील इरोजन इज मोस्ट कॉमन इरोजन। आपने देखा होगा इसकी वाटर जो इरोजन होता है उसमें अलग अलग स्टेज पाई जाता है। स्प्लाश होता है, सीट होता है, रील होता है, गली होता है, रेबाइन होता है, और क्या होता है? स्ट्रिप बैंक होता है। तो जो थर्ड नंबर की स्टेज होती है, स्प्लाश, सीट और रील, तो गाइस ध्यान रखना कि जो रील इरोजन होती है ये मोस्ट कॉमन इरोजन होती है। और इसमें जो शेप बनता है वो कैसा बनेगा? फिंगर शेप बनता है, और फार्मर को ये स्टेज क्या होता है? नोटिफाई हो जाता है। जैसे सबसे पहले क्या आता है? इस क्लास आता है, तो इस क्लास में तो क्या लगता है? फार्मर को नॉर्मल लगता है। सीट इरोजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है guys, ध्यान रखना कि सीट जो इरोजन होता है वहां पर उसको हम क्या बोलते हैं? डेट ऑफ फार्मर भी बोलेंगे। क्या बोलते हैं? डेट ऑफ फार्मर बोलेंगे। बिकॉज क्या होता है? क्योंकि क्या वहाँ पे क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं, खेत के न्यूट्रिएंट पूरी तरीके से बढ़ने लगते हैं, जिस कारण से, है ना? खेत के जो न्यूट्रिएंट वगैरह होंगे तो खेत के न्यूट्रिएंट क्या होते हैं गाइस? है ना? खेत के जो न्यूट्रिएंट होते हैं तो खेत के न्यूट्रिएंट क्या होते हैं गाइस? वहां पे बहने लगते हैं, है ना? खेत के न्यूट्रिएंट बहने लगेंगे, तो जिसके कारण से क्या होता है? सारे न्यूट्रिएंट खेत से बाहर हो जाते हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं? डेट ऑफ फार्मर भी जिसके नाम से हम बोलते हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखना, पूछिएगा कि डेट ऑफ फार्मर कौन सी चीज को बोला जाएगा? तो डेट ऑफ फार्मर जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? सीड इरोजन को कहा जाता है। अरे किसको बोलेंगे? जो सीट इरोजन होगा तो सीट इरोजन को डेट ऑफ फार्मर के नाम से भी जाना जाता है guys। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे एक बुक है सॉइल साइंस की, यदि हम बात करेंगे तो नेचर एंड प्रॉपर्टीज, जो इसको रोड किया गया था, तो एलसी ब्रेडी के द्वारा इसको यहाँ पे रोड किया गया था, जरूर इसको ध्यान रखना। हाइब्रिड मेज की यदि हम बात करेंगे, इसका सीडर कितना होता है? 20 से 25 केजी होता है। बस यदि पूछेगा कि फोडर पर्पज के लिए कितना होता है, तो फोडर पर्पज के लिए ध्यान रखना कि 35 से 40 केजी जो होता है इसका सीड रेट होता है। पर्पस क्या होता है? फोडर पर्पस होगा। ठीक है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड की हम बात करेंगे तो सेंट्रल सिल्क सिल्क बोर्ड जो होगा ध्यान रखना, चेन्नई में स्टेबलाइज्ड है। और ये गवर्नमेंट कौन सी सिल्क बोर्ड जो होता है कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो गवर्नमेंट होती है इसी के अंतर्गत आएगा। सेंट्रल सिल्क बोर्ड इस स्टेचुरी बॉडी अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर टेक्सटाइल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ध्यान रखना 1948 में क्या होता है? स्टेबलाइज्ड हो चुका था। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, राइजोबियम जो जेपोनिकम होता है गाइस, राइजोबियम जो जेपोनिकम होता है कौन से फसलों के लिए हम यूज करेंगे? तो राइजोबियम जो जेपोनिकम होता है ये सोयाबीन के लिए और ग्राउंडनट के लिए यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बायो फर्टिलाइजर वगैरह होता है गाइस, बायो फर्टिलाइजर
के अंतर्गत हम इसका यूज करते हैं। जैसे राइजोबियम ट्राइफोली भी होता है, बरसिम के लिए यूज करते हैं। राइजोबियम मेलिलोडी होता है ना? तो वो किसके लिए यूज करते हैं? जो आपका ट्राइगोनल फोइनम ग्रेकम होता है, फेनुग्रीक वगैरह होता है, उसके लिए भी काफी यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ गाइस क्या होता है, हमारे आज के जो क्यूज होते हैं ये यहाँ पे क्या होते हैं गाइस, कंप्लीट होते हैं। करीब हम लोगों ने 25 क्यूज का डिस्कशन किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्यूज है गाइस, इस क्यूज को अच्छे से इसको ध्यान रखना प्रॉपरली, और अच्छे से क्यूज को पढ़िएगा आप लोग। प्रॉपर जो क्यूज वगैरह है इनको अच्छे से लगाइएगा, और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए आप लोग, है ना? ये आपके जो 29 तारीख को जो एग्जाम होगा एमजीसीजीबी का, और गाइस आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए भी क्या होगा, मोर सुटेबल होगा। ठीक है, तो फिर सफिशिएंट है आज के लिए। दैट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल कंप्लीट नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू अगेन। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।